Hello, friends. Welcome once again in this वीडियो। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इंग्लिश के कुछ टर्म के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था कि लैंग्वेज क्या है, उसके क्या टाइप हो सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट, वोवेल, लेटर्स, सिंबल्स, वर्ड्स, इन सभी के बारे में हम लोगों ने बात किया था। और वर्ड्स के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। बात तो हम लोगों ने सेंटेंसेस के बारे में भी किया था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात है वर्ड्स, कि वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या ऐसी खास बात है कि वर्ड्स को इतनी ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो खास बात यह है कि कोई भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे जर्मन हो, फ्रेंच हो, रशियन हो, कोई भी लैंग्वेज यदि आप सीख रहे हैं और उनके वर्ड के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उनके वर्ड के कैटेगरी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो लैंग्वेज का ज्ञान, लैंग्वेज का नॉलेज आपके लिए अधूरा है। इसीलिए लैंग्वेज को सीखने से पहले यह जरूरी होता है कि हम उस लैंग्वेज के वर्ड के बारे में सीखें, क्योंकि वर्ड ही तो है वह बेसिक लेवल जिसके थ्रू हम बेसिक से टॉप मोस्ट जा सकते हैं। वो वर्ड्स, यदि कहा भी जाता है कि यदि कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है और उस भाषा की शब्दावली मजबूत है, वोकैबुलरी, वर्ड्स मजबूत है, कैपेसिटी है वर्ड्स को इंक्रीज करने का, बिल्डअप करने का, तो वो भाषा बहुत जल्द बहुत जल्द कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी को हासिल कर लेती है। और उस भाषा को हम कह सकते हैं कि वो अलाइव होती है। जो भाषा, जो लैंग्वेज इनकैपेबल होता है वर्ड्स के कैपेसिटी को बिल्डअप करने में, वो भाषा डेड कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम ले तो इंग्लिश को हम कह सकते हैं कि यह अलाइव है, और संस्कृत को हम कह सकते हैं कि यह डेड की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजी को जितनी प्राथमिकता हम लोग दे रहे हैं, उतनी प्राथमिकता हम लोग हिंदी को, उतनी प्राथमिकता हम लोग संस्कृत को नहीं दे पा रहे। उसका रीजन यह है कि इंग्लिश में वर्ड्स को बिल्डअप करने का, वर्ड्स को इंक्रीज करने का, वर्ड्स को एडप्ट करने की जितनी क्षमता है, उतनी क्षमता दूसरे लैंग्वेज या खास करके हम कह सकते हैं कि संस्कृत में नहीं है। संस्कृत एक पुरानी भाषा है और उस पुरानी भाषा को सीखने वालों की संख्या भी बहुत कम होती जा रही है। लेकिन अंग्रेजी एक नई तरह की भाषा है, न्यू लैंग्वेज है, न्यू जनरेशन का लैंग्वेज है, इसीलिए लोग इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले पा रहे हैं। और इंग्लिश में वर्ड्स की कैपेसिटी को बिल्डअप करने की क्षमता है, या दूसरे लैंग्वेजेस से, जैसे हिंदी हो गया, जैसे आप कह सकते हैं कि जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, उन सभी लैंग्वेजेस से अंग्रेजी क्या करती है कि उनके वर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार उसका इस्तेमाल करती है। इसीलिए इस भाषा की प्राथमिकता, इस भाषा की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। संस्कृत में वो क्षमता नहीं है कि दूसरे लैंग्वेजेस से वर्ड को एक्सेप्ट करना और अपने अनुसार उसका इस्तेमाल करना, ये क्षमता उसमें नहीं है। इसीलिए उस भाषा को हम कह सकते हैं कि वो भाषा डेड की ओर अग्रसर होती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भाषा नहीं सीखना चाहिए या उस भाषा में कोई खराबी है, क्योंकि वो दिनों की भाषा कहलाई जाती है और वो हमारी संस्कृति के अधीन है और उसे सीखना भी जरूरी होता है। लेकिन जो भाषा न्यू जनरेशन में है, उस भाषा को भी हम सीखें तो ज्यादा बेहतर होगा।
तो आइए हम लोग बात करते हैं वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स के बारे में क्या है, हम लोगों ने पिछले सेक्शन में बात किया था कि जो वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है वर्ड्स? वर्ड्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि ग्रुप ऑफ लेटर्स है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स है। बट लेटर्स का ग्रुप कब माना जाएगा कि वो वर्ड है? जब वो सेंस देगा। क्या सेंस देगा? विथ मीनिंगफुल सेंस। यदि ग्रुप ऑफ लेटर यदि ग्रुप ऑफ लेटर का मीनिंगफुल सेंस आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एक वर्ड है। जैसे मान लीजिए PPL AE एक हमारा ग्रुप ऑफ लेटर है। PPLAE ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन क्या कोई सेंस निकल रहा है? PPLAE से कोई सेंस निकल रहा है? कोई सेंस नहीं निकल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर होते हुए भी यदि कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा है तो वो वर्ड नहीं है। इसी को यदि हम लें APPLE, यह भी एक ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन इसका एक मीनिंग है। मीनिंग क्या है? अ फ्रूट। एक मीनिंग है, इसका सेंस निकल रहा है, कह सकते हैं कि ये एक वर्ड है। ओके। अब इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं और उन बहुत सारे वर्ड्स को याद करना, उन बहुत सारे वर्ड्स को यूज करना, कैसे किस वर्ड का यूज करना है, ये जानकारी रखना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए ग्रामेरियन ने क्या किया? ग्रामेरियन ने वर्ड्स को डिवाइड कर दिया। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे ग्रोसरी के दुकान पर आप जाइए, किसी वेंडर से कहिए कि मुझे शुगर चाहिए 1 केजी, वो तुरंत डब्बे से शुगर निकाल करके दे देता है। आप कहेंगे कि मुझे दाल चाहिए 1 केजी, तुरंत दाल निकाल करके दे देता है। यद्यपि उसके पास बहुत सारे सामान पड़े होते हैं, लेकिन उसे पता है कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है। उन सभी सामानों को एक व्यवस्थित तरीके से, सुसज्जित तरीके से उसको रखा हुआ है और उसे जब जरूरत पड़ता है उस जगह जाता है और उस सामान को निकाल करके लाता है ना? जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री में एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा है। एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या देखा है कि फर्स्ट में हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह से करके हम बहुत सारे एलिमेंट्स को एक कैटेगरी में रखते थे। क्या रीजन था? रीजन यह था कि जो लाइक रिस्पॉन्सेज वाले, या जो कह सकते हैं कि जिनका गुण और जिनका वैल्यू लगभग सेम है, उनको एक जगह रखा गया। जिनका वैल्यू सेम नहीं है उनको डिफरेंट प्लेसेस पर रखा गया। तो ऐसा डिवाइड करने का मकसद क्या है? पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि यदि हम जान लें कि वो सेगमेंट इस तरह से वर्क करता है, जैसे हाइड्रोजन का एक अलग ही वैल्यू है, अलग ही मैटर है, अलग प्रॉपर्टी है, तो उसे हम समझ जाएंगे कि उसका अलग पर्पस है। दूसरे हीलियम का अलग पर्पस है। इसी तरह से हम एक लाइन में हम लोगों ने एलिमेंट्स को सजा रखा है। उसी तरह से इंग्लिश में आसानी हो वर्ड्स के यूज को लेकर के, इसीलिए वर्ड्स को हम लोगों ने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। और उसी कैटेगरी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उसी कैटेगरी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब ही है वर्ड क्लासेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब है
वर्ड क्लासेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच ट्रेडिशनल नेम है और मॉडर्न नेम हम कह सकते हैं कि वर्ड क्लासेस। ट्रेडिशनल नेम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड मॉडर्न नेम क्या है? वर्ड क्लासेस। वर्ड को ही अगर क्लासिफाई कर दिया जाए डिफरेंट सेगमेंट में, दैट इज कॉल्ड वर्ड क्लासेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स दैट यू नो, पोर्शन और सेगमेंट, और स्पीच का मतलब है व्हाट वी स्पीक। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा समझ लेते हैं इस टाइटल को, ताकि आसान हो जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एक फ्रेज है जिसमें थ्री वर्ड्स हैं। पहला वर्ड्स है पार्ट्स, दूसरा ऑफ, तीसरा स्पीच। पार्ट्स का मतलब होता है पोर्शन या सेगमेंट, किसी चीज का हिस्सा, टुकड़ा, जिसे हम कह सकते हैं। ऑफ दोनों को कनेक्ट कर रहा है। एंड स्पीच का मतलब व्हाट वी स्पीक, जो भी सारी चीजें हम लोग बोलते हैं, है ना, या कोई चीज हम सुनते हैं, तो एक स्पीच का हिस्सा है। बोलते समय या सुनते समय जो सारी चीजें हम लोग समझते हैं, वो किसके माध्यम से समझते हैं? समझते हैं हम लोग वर्ड्स के माध्यम से। बोलने के समय हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं, सुनने के समय हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं, और वो कुछ नहीं, वो केवल वर्ड्स ही तो हैं। और उन वर्ड्स को समझ करके, उन वर्ड्स के मीनिंग को समझ करके हम किसी भी स्पीच को समझ लेते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो सारी बातें, जो सारी चीजें हम लोग बोलते हैं, वो सारी चीजें हमारा स्पीच का हिस्सा है। और उन्हीं स्पीच को, उन्हीं वर्ड्स को यदि हम कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उन वर्ड्स के कैटेगरी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाएगा। तो यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे डिफाइन करें, तो आप कह सकते हैं कैटेगराइजेशन वर्ड, categorization of words according to their function is called parts of a speech। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना। वर्ड्स किसका? वर्ड्स का ही। कैटेगराइजेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, वर्ड्स के फंक्शन के अकॉर्डिंग यदि हम उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दें, उन्हीं को हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके ओके, अब हम लोगों ने क्या समझा? पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, वर्ड्स को हम लोगों ने समझा, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन को। अब ये क्या कैटेगरी है भाई? कैटेगरी में क्या कैटेगरी है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने कैटेगरी है? तो व्हाट कैटेगरी? 8। 8 कैटेगरी है। कौन कौन से? एवरीवन नोज, जितने भी लोग हैं जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि क्या कैटेगरी हो सकती है। ओके, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप वर्ड्स को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन को। यहाँ तक नोट करने के बाद हम लोग एक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे।
इसमें जो पहला कैटेगरी है, जो फर्स्ट में जो कैटेगरी है, दैट इज नाउन। पहला कैटेगरी जो है नाउन का है। ज्यादा लंबा नहीं बनाइए। नाउन को यदि हम एक शब्द में समझना चाहें कि नाउन के लिए एक शब्द क्या है, तो हम कह सकते हैं नेम। नाउन के लिए एक शब्द हम कह सकते हैं क्या? नेम। नेम ही नाउन है। अब ये नेम क्या नाउन है? बहुत सारे वर्ड्स हैं किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, जर्मन में, फ्रेंच में, और बहुत सारे वर्ड्स के कुछ न कुछ नाम है, और उन्हीं नामों को हम कह सकते हैं नाउन है। नाउन किसका हो सकता है? पर्सन का। नेम किनका हो सकता है? किसी प्लेस का। नेम किनका हो सकता है? किसी थिंग का, है ना? किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, और किसी थिंग का नेम हम कह सकते हैं कि नाउन है। जैसे पर्सन में आप ले सकते हैं किसी का नाम, जैसे रोहित, मोहित। प्लेस, इंडिया, और थिंग, पेन। ये सब क्या है? ये सारे जो हैं नाउन है। रोहित किसी का नाम है, इंडिया किसी चीज का नाम है, जो कंट्री है हमारा, और पेन किसी चीज का नाम है। क्या है? एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग लिखते हैं। तो यानी किसी न किसी चीज के नाम को ही कह सकते हैं कि वो नाम ही कह सकते हैं कि वो नाउन है। तो डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड एकदम शॉर्ट सा डेफिनेशन, नाउन। ओके। नाम को याद करने के लिए आप ये कह सकते हैं पीपीटी मॉडल आप तैयार कर लीजिए। पीपीटी की भारी डिमांड है भाई, तो पीपीटी आप नाउन में भी यूज कर लीजिए। पीपीटी यानी नेम किसका भाई? तो पीपीटी का नेम हम कह सकते हैं कि नाउन है। ये आपका डेफिनेशन हो गया। इसके कैटेगरी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग केवल और केवल यह समझ करके चलें कि जो 8 कैटेगरी है, उन 8 कैटेगरी को कैसे हम लोग डिफाइन करें और कैसे समझने का प्रयास करें। जो दूसरा कैटेगरी है वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है? नाउन का छोटा भाई कह लीजिए, है ना? या नाउन का वह भाई जो बड़े भाई के जाने के बाद छोटे भाई का जो दायित्व होता है, वो दायित्व प्रोनाउन बखूबी निभाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद होता है। किसी कारणवश आकस्मिक राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो उस राष्ट्रपति के जगह पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है तब तक जब तक चुनाव न हो जाए। तो ये जो पहला वाला जो था, वो पहला वाला जो प्रेसिडेंट थे वो नाउन थे, और उनके जगह पर जो प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं वो प्रोनाउन है। ऐसा कह सकते हैं। ओके। प्रोनाउन क्या है? एक बार में यदि हमें समझना है या एक वर्ड में हमें समझना है कि प्रोनाउन क्या है,
तो प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। यानी नाउन को रिप्लेस कर दीजिए किससे भाई? प्रोनाउन से। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे प्रोनाउन को। जैसे पहला ही लेते हैं, रोहित इज अ टीचर। रोहित इज अ गुड मैन, है ना? एक रोहित है, रोहित क्या है? नाउन है, पर्सन का नाम है, नाउन है। यहाँ पर भी वही सेम रोहित है, वो टीचर भी है और बढ़िया आदमी भी है, ठीक है। रोहित ये नाउन है और ये भी नाउन है, लेकिन यदि हम कहें कि रोहित किसी सेंटेंस में बार बार आ रहा है और एक बार हम लोगों ने उस पर्सन का इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो बार बार रोहित लिखने की जरूरत नहीं। उसी रोहित की जगह पर हम क्या लिख दें? उसके जगह का प्रोनाउन लिख दीजिए, तो वो प्रोनाउन यूज होता है ही। यानी हम कह सकते हैं कि रोहित की जगह पर आप ही इज अ गुड मैन लिख दीजिए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने नाउन से इंट्रोड्यूस किया रोहित को, उसके बाद बार बार रोहित लिखना किसी भी कॉन्वर्सेशन में एक अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए उसके जगह पर हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो ये जो ही हम लोगों ने यूज किया, ये आपका प्रोनाउन है। इट्स ओके, गुड। प्रोनाउन का डेफिनेशन लिख सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन हम कह सकते हैं, और डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वर्ड्स यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन के इंस्टीड जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे नाउन प्रोनाउन के बाद क्या है। थर्ड, नाउन प्रोनाउन के बाद जो थर्ड है वो है एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव, व्हाट इज दिस एडजेक्टिव? एक वर्ड में यदि एडजेक्टिव को समझना है तो व्हाट? क्वालिफिकेशन ऑफ व्हाट? नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का एबिलिटी और सिर्फ एडजेक्टिव में है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का जो कैपेसिटी है वो केवल और केवल एडजेक्टिव में है। जैसे रोहित की ही बात करें, इज अ मैन, रोहित इज अ मैन, रोहित नाउन हो गया, मैन भी नाउन हो गया। अब उसी के जगह पर हम रोहित को थोड़ा और क्वालिफाई करने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं रोहित इज अ गुड मैन, जो कि प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था, गुड मैन। ये जो गुड है वो क्या बता रहा है? मैन की क्वालिटी। यानी इस मैन यानी रोहित, यानी रोहित की क्वालिटी को बता रहा है कि वह क्या है?
गुड है, यानी क्वालिफिकेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करेगा दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो गुड क्या हो गया हमारे अनुसार? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? फोर्थ है हमारा वर्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन इंग्लिश ग्रामर, खास करके क्योंकि वर्ब ही एक ऐसा वर्ड है जिसके अनुपस्थिति में, एब्सेंस में कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए वर्ब को समझना बहुत जरूरी होता है। तो वर्ब क्या है? एक्शन शोइंग वर्ड। वर्ड्स ही तो है, सभी के सभी वर्ड्स एक्शन शोइंग वर्ड्स। जो वर्ड्स एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड वर्ब। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करें। रोहित रन्स फास्ट। रन्स फास्ट, रोहित क्या है? नाउन है। रन्स क्या है हमारा? रन्स क्या है हमारा? इट्स अ वर्ब। नाउन, वर्ब एंड फास्ट एडवर्ब, जो कि हम लोग अभी तुरंत स्टडी करने वाले हैं। ओके, रोहित क्या है? नाउन है क्योंकि किसी का नेम है। रन्स क्या है? वर्ब है। क्या शो कर रहा है? रोहित का एक्शन शो कर रहा है कि रोहित क्या कर रहा है। रोहित क्या कर रहा है? ही इज रनिंग। रोहित रन्स फास्ट, दौड़ता है भाई, तेज दौड़ता है। रन्स फास्ट, अंडरस्टैंड? यानी ये जो वर्ड है रन्स, वो वर्ब है क्योंकि ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फास्ट क्या है? एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि यह वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। जो पांचवा है हम लोगों का एडवर्ब, वो कहां ही जाता है कि एडवर्ब क्या है? क्वालिफिकेशन ऑफ, क्वालिफिकेशन ऑफ वर्ब। एडजेक्टिव भी हम कह सकते हैं और एडवर्ब भी हम कह सकते हैं। यानी वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा, या फिर एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, तो हम कहेंगे कि वो क्या है? एडवर्ब है। क्लियर है? और वो एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पर जो फास्ट है एक वर्ड है, ये जो फास्ट वर्ड है रन्स को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे कर रहा है? यदि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो कितना तेज दौड़ रहा है, तो फास्ट दौड़ रहा है। रोहित रन्स फास्ट, यानी रनिंग की कैपेसिटी को बता रहा है कि रोहित इतना तेज दौड़ रहा है। तो यानी जो रन्स यानी वर्ब की विशेषता को प्रकट करता है, कह सकते हैं कि वो क्या है? हमारा एडवर्ब। यहां तक क्लियर है? वेरी नाइस। अब हम लोग बात करेंगे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी सेगमेंट्स हैं, जो 8 सेगमेंट हैं, उन सभी का अलग अलग टाइप्स है, उन सभी का अलग अलग काइंड्स हैं, जो कि हम लोग लेटर के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। एक वीडियो में ये नहीं हो सकता क्योंकि यह बहुत लंबा चला जाएगा, और लंबा चला जाएगा तो समझने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इसीलिए हम लोग एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेगमेंट को स्टडी कर लेंगे, उसके बाद एक नाउन, एक प्रोनाउन, एक एडजेक्टिव, ऐसे करके समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना। ये जो नेक्स्ट जो 6 है, वो 6 है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। एक है हमारे पास कंजंक्शन।
और एक है हमारे पास इंटरजेक्शन। इनको समझने का प्रयास करते हैं। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। क्या है प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन हम कह सकते हैं कि ये भी एक वर्ड है प्रीपोजिशन। और इसमें क्या खासियत है प्रीपोजिशन में? प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से स्थापित करता है। जैसे ही इज इन माई रूम। ही हमारा क्या है भाई? प्रोनाउन है। इज आपको पता है एक्शन शोइंग वर्ड, वर्ब है। इन एक आपके लिए स्ट्रेंज वर्ड होगा। माई रूम आपका नाउन है, ठीक है। माई अलग है और रूम नाउन है आपका। इन आपके लिए स्ट्रेंज वर्ड होगा। अब देखिए यहां पर माई रूम एक अलग फ्रेज है और ही एक अलग प्रोनाउन है। और ही का इस्टेब्लिशमेंट हमें माई रूम से करना है, इसीलिए हमने एक वर्ड डाला हुआ है, क्या है? इन, जो कि क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो पोजीशन को इस्टेब्लिश करता है, क्या इस्टेब्लिश करता है? established the position of noun और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन को इस्टेब्लिश करने का जो काम करता है दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। उसके बाद आपका एक कंजंक्शन। एक वर्ड में यदि कंजंक्शन को समझना है तो क्या है? एडिशन। जोड़ दीजिए। किसको जोड़ दीजिए भाई? दो वर्ड को जोड़ दीजिए, दो लेटर को जोड़ दीजिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ दीजिए, दो फ्रेजेस को जोड़ दीजिए। और जोड़ने में जो मदद करेगा वो क्या हो जाएगा? वो वर्ड जो जोड़ने में मदद करेगा दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। बोन फिक्स है, टूटी हुई कुर्सी को जोड़ देता है, दैट इज व्हाट? बोन फिक्स अ कंजंक्शन। अंडरस्टैंड? जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एक नाउन था, श्याम एक नाउन है, उन दोनों को ऐड कर रहा है एंड ऐड कर रहा है। क्या हो गया? एंड कंजंक्शन। अंडरस्टैंड? इसके भी कैटेगरी है। एक लास्ट जो है ये भी क्या है? वर्ड्स ही तो है। इंटरजेक्शन वर्ड्स ही तो है। देखिए इंटरजेक्शन के बारे में कहा जाता है कि कुछ ऐसे फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में, वो फीलिंग्स एंड इमोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। फीलिंग्स एंड इमोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। वो वर्ड्स क्या है भाई? जो जिस कैटेगरी में उन वर्ड्स को रखा जाएगा, फीलिंग्स एंड इमोशन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स को जिस कैटेगरी में रखा जाएगा उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है? कैटेगरी इंटरजेक्शन है। जैसे आप कह सकते हैं कि आपने अचानक, आप जा रहे थे रास्ते में और आप अचानक सांप देख लिया। तो सांप देखते समय जो आपके मन में जो भाव या जो विचार अचानक उत्पन्न हो जाएगा, फ्राइटेंड किस्म का कंडीशन जो उत्पन्न होगा, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड्स आप यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, है ना। आपको सरप्राइज गिफ्ट्स मिलता है। सरप्राइज गिफ्ट्स देखते ही आपके मन में जो खुशी होती है, उन खुशी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड्स आप यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। मीन्स एक्सप्रेसिंग, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग
कह सकते हैं वर्ड्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये जो वर्ड्स फीलिंग्स एंड इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे वाओ, वाओ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और यदि कोई चीज खराब लगे ओह, ओह भी बोलते हैं हम लोग। ओह को सेंस में हम कह सकते हैं, आपका बोलने के तरीके पर निर्भर करेगा कि इसका मीनिंग नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। जैसे आप ओह को बोल करके देखिए, ओह इट्स गुड। और आप ओह को दूसरे सेंस में बोल करके देखिए, ओह दिस इज बैड। तो आपके बोलने के सेंस पर डिपेंड करेगा कि ओह नेगेटिव में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है। तो ये सारी चीजें प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रत्येक वीडियो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रत्येक सेगमेंट पर एक एक वीडियो हम लोग बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि नाउन क्या है, नाउन के कितने प्रकार, प्रोनाउन, ये इन सभी चीजों को समझने का प्रयास। अभी हम लोगों ने केवल यही समझा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या सेगमेंट हैं, और उन सेगमेंट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने आज समझा। ब्रॉड इंट्रोडक्शन हम लोग समझेंगे एक एक करके, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन के बारे में समझेंगे। तब जाकर के जो वर्ड्स का क्लास है जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ये पूरी की पूरी वर्ड्स के क्लास को हम लोग समझ जाएंगे और आसान होगा इस इंग्लिश लैंग्वेज को समझना। ओके, एक चीज और, इन सभी चीजों को समझने के बाद यदि आपको लगे कि हमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पर कमांड करना है या पार्ट्स ऑफ स्पीच को डीपली समझना है, तो एक टास्क कीजिए। आप किसी भी इंग्लिश के पैसेज को या पैराग्राफ को उठाइए। आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन को सुना हुआ है, आप किसी भी इंग्लिश के पैसेज के पैराग्राफ को उठाइए, उस पैसेज में ढूंढने की कोशिश कीजिए कि उस पैसेज में कहाँ नाउन है, कहाँ प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है। यदि आप इतना कर लेते हैं, किसी पैसेज में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को केवल आप पहचान लेते हैं, तो आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आसान होगा। उसके टाइप को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसके टाइप को हम लोग बाद में जानने की चेष्टा करेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि एक पैराग्राफ में नाउन कहाँ पर है, प्रोनाउन कहाँ पर है, एडजेक्टिव कहाँ पर है। यदि इतना हम लोग कर लेते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नॉलेज है वो स्ट्रांग होता है। ओके, सो आप एक होमवर्क के रूप में आप इसको कीजिए, और यदि कोई परेशानी हो, यदि कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही आप नेक्स्ट में और कौन कौन से वीडियो इंग्लिश से रिलेटेड चाहते हैं उस कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।